रवि, अभिषेक, संजीव, विश्वास, गीतांजलि, ज्योति, निहारिका, प्रीति, सुष्मिता, जैनब, मिथिलेश, सोनाली, पंकज आ रहे हैं धीरे धीरे बच्चे और काफी आ गए हैं। हम हमारी क्लास को शुरू करते हैं। 106 तो आ ही गए हैं, धीरे धीरे और भी आ जाएंगे, लेकिन भी आ ही जाएंगे टाइम पे। चलो तो शुरू करें। वैसे 2-3 टॉपिक है। एक टॉपिक हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, मुझे पता है, जो आज हम पढ़ने वाले हैं, लेकिन हम उसको थोड़ा सा अंतर के हिसाब से पढ़ेंगे, क्योंकि मैंने आपको क्लास में जब ये टॉपिक पढ़ाया था तब मैंने कहा था कि पीछे जब मैं एक्स्ट्रा टॉपिक पढ़ाऊंगी तो इस टॉपिक को थोड़ा सा और देख लेंगे। हम क्लास में बताया था, वही चीजें बताऊंगी वापस, लेकिन अंतर करके बताएंगे, एक दो चीजें और एक्स्ट्रा बात कर लेंगे। डीएनए के प्रकार व अंतर, मतलब प्रकार भी इसी में है, अंतर भी इसी में है। वैसे सिलेबस में आपके प्रकार नहीं है, क्वेश्चन आएगा तो अंतर वाला ही आएगा, क्योंकि प्रकार तो सिलेबस में है नहीं, और प्रकार जो है वो वैसे भी आपको ग्रेजुएशन लेवल पे पढ़ाए जाते हैं, और एक तरह से प्रकार में ही अंतर आ जाएगा, मतलब प्रकार भी मान लो, इनको अंतर भी मान लो, सेम ही चीज है, क्योंकि जो चीज हम अंतर में लिखते हैं वही अगर आप डिटेल करना चाहते हो तो उसको पैराग्राफ में कर दो, यही फर्क रहेगा। और आरएनए पढ़ेंगे, यानी विभिन्न प्रकार के आरएनए, और उसके बारे में देखेंगे कि उनमें क्या क्या अंतर है। आरएनए के बारे में मैंने आपसे ये कहा था कि हम नेक्स्ट जो आगे क्लासेस करेंगे उसमें पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हेटेरोक्रोमोसोम या हेटेरोक्रोमेटिन और यूक्रोमेटिन में क्या अंतर है। तो पहले हमने बात की हुई है कि जब डीएनए को स्टेन किया जाता है, यानी अभिरंजित किया जाता है, डीएनए ऐसे नहीं दिखता है ना, कोई भी चीज, सेल भी ऐसे नहीं दिखती। माइक्रोस्कोप में जब हमें किसी सेल को देखना है, किसी कोशिका को देखना है, किसी भी चीज को देखना है, तो अगर हम उसे अच्छे तरीके से देखना चाहते हैं, इसलिए मैंने आपको एक चीज बताई थी कि जैसे हम मोबाइल में सेल्फी लेते हैं ना, तो आजकल फिल्टर लगाते हैं कि गोरे हो जाए हम थोड़े से, है ना, सुंदर दिखें। तो ऐसे ही सेल ने कला पहले से सीखी है। अगर हम माइक्रोस्कोप में बिना अभिरंजित किए या बिना स्टेनिंग किए किसी सेल को या कोशिका को या किसी भी चीज को देखते हैं तो वो इतनी अच्छी नहीं दिखती। तो अगर हम उसे स्टेनिंग कर देते हैं या अभिरंजित कर देते हैं तो वो थोड़ी सी हमें उभर के दिखने लग जाती है, क्योंकि उसमें कलर आ जाता है। स्टेनिंग का सीधा सा मतलब ये कलरिंग कर देना, लेकिन वहां पे ब्रश से कलर नहीं करते, स्टेनर आते हैं अलग अलग सेल को स्टेन करने के। जैसे अगर हमें प्लांट सेल को स्टेन करना है तो हम सेफ्रेनिन यूज करते हैं, मिथाइलिन ब्लू भी यूज करते हैं, लेकिन डीएनए को स्टेन करने के लिए एक इथिलीन ब्रोमाइड नाम का स्टेनर आता है, उसको यूज किया जाता है। ठीक है, सेफ्रेनिन यूज नहीं कर सकते, सेफ्रेनिन से डीएनए नहीं दिखेगा। तो एक आगे जाके हम एक प्रैक्टिकल भी करेंगे जहां पे आपको बताएंगे, है ना, लेकिन वो 11th में अगर आपने पढ़ा पढ़ा होगा, 12th में तो नहीं है। माइटोसिस में मैंने आपको स्टेन करके स्टेजेस बताई थी, अगर किसी को याद है 11th में जब हमने कोशिका विभाजन पढ़ा था तो मैंने आपको डीएनए स्टेन करके बताया था, क्रोमोसोम बताए थे, माइटोटिक डिवीजन जब बताया था, मध्य अवस्था में कैसे दिखते हैं, ये माइक्रोस्कोप में बताया था, तो वहां पे भी हमने यूज किया था स्टेनर। ठीक है, अब क्या है, जब हम डीएनए को स्टेन करते हैं तो डीएनए हमें कुछ अलग दिखता है, अलग अलग जगहों पे। कैसे अलग दिखता है कि कुछ जगहों पे तो डीएनए हल्के कलर का दिखता है, जैसे मान लो ये हल्का कलर है, ठीक है, और कई जगहों पे हमें डीएनए जो है वो डार्क कलर का दिखता है, ऐसा। फिर कहीं हल्का दिखता है, फिर कहीं डार्क दिखता है, ऐसा दिखता है। कलर में फर्क आता है, ऐसा लगता है यहाँ पे लाइट लाइट सा कलर है, यहाँ पे डार्क डार्क सा मोटा मोटा सा कलर है। तो ऐसा क्यों हुआ? तो जब स्टेन किया जाता है तो बाद में ये पता चला कि जब इनको स्टेन करते हैं तो वो वाला हिस्सा जो हल्के कलर का दिख रहा होता है, एक्चुअली में वहां पे जो हमारे न्यूक्लियोसोम होते हैं, अब भूल तो नहीं गए ना क्या होते हैं न्यूक्लियोसोम? तो जो न्यूक्लियोसोम होते हैं जिससे डीएनए की पैकिंग होती है वो दूर दूर है, जैसे यहाँ पे देखो दूर दूर दिख रहा है। तो यहाँ पे बीच बीच में क्या जगह है, तो जिसकी वजह से स्टेनर तो कहाँ लगेगा, सिर्फ डीएनए या डीएनए के हिस्सों पे लगेगा, या खाली जगह पे थोड़ी स्टेनर लगेगा, तो यहाँ पे स्टेनर तो आएगा नहीं, तो यहाँ पे हल्का हल्का सा हमें नजर आता है। इसी तरह जब न्यूक्लियोसोम बहुत ज्यादा पास पास होते हैं, कंडेंस होते हैं, संघनित होते हैं, तो कुछ ऐसा बना लेते हैं, और ऐसा बना लेते हैं तो जब हम इन पे कलर डालते हैं, स्टेनिंग डालते हैं, तो सभी जगह पे अच्छे से स्टेनिंग लगती है, और वो वाला हिस्सा हमें थोड़ा सा डार्क नजर आता है, जैसे कि यहाँ पे नजर आ रहा है। तो ऐसा डीएनए जो हल्के रंग में नजर आता है उसको तो हम बोलते हैं यूक्रोमेटिन, और ऐसा वाला डीएनए या डीएनए का पार्ट या गुणसूत्र का पार्ट, कहीं हो सकता है बुक आपको बोले गुणसूत्र, ठीक है, लेकिन अब हमें चैप्टर 5 6 पढ़ने के बाद इतनी अकल तो आ ही गई है कि गुणसूत्र डीएनए से ही बनता है, तो अब कुछ भी बोलो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हेटेरोक्रोमेटिन के नाम। अच्छा, वो एनिमेशन वाला वीडियो किसने देख लिया? सबने देख लिया वो एनिमेशन वाला वीडियो जो मैंने कहा था, मैंने डलवाया, उसमें भी मैंने हेटेरोक्रोमेटिन और यूक्रोमेटिन का बताया है एनिमेशन में कि कैसे हल्का और कैसे गहरा दिखता है ना। अगर किसी ने देखा है, नहीं देखा है तो दोबारा देख ले, काफी टाइम हो गया, लेकिन वो आपको जो एप्लीकेशन पे क्लासेस होती है ना उसी के नीचे, किसी क्लास के नीचे मिल जाएगा। मुझे एग्जैक्टली याद नहीं किस लेक्चर में डलवाया था, लेकिन डला हुआ है, एनिमेशन वीडियो के नाम से डला हुआ है, उसको देखिए। तो ये दो कलर का डीएनए में नजर आता है, लेकिन फर्क क्या है? पहला फर्क तो जो हमें दिख रहा है कि यहाँ पे क्या होता है, डीएनए के अणु एक दूसरे से दूर दूर होते हैं। अब दूर दूर को क्या बोलते हैं? तो विरल बोल सकती हूँ। विरल का मतलब क्या होता है? कोई चीज जब एक दूसरे से दूर होती है, जैसे किरणों के बारे में आपने पढ़ा है, सघन माध्यम, विरल माध्यम ऐसे पढ़ते हो ना फिजिक्स में, तो ये विरल है, एक दूसरे से दूर है, जबकि ये कैसे है? सघन है, एक दूसरे के बहुत पास पास संघनित है, कंडेंस है। ठीक है, तो ये संघनित है, एक अंतर तो ये हो गया, दो हो गए एक्चुअली। एक ये हल्के कलर के नजर आ रहे हैं, ये गहरे कलर के नजर आ रहे हैं। दूसरा ये इसमें क्या होता है, डीएनए का जो कुंडलन होता है वो हल्का हल्का होता है, विरल होता है, ठीक है, जबकि यहाँ पे डीएनए की पैकिंग या कुंडलन सघन होता है, बहुत ज्यादा संघनित होते हैं। तो दूसरा फर्क ये हो गया। केंद्रक में कुछ जगहों पर क्रोमेटिन ढीले ढीले, है ना, हल्के अभिरंजित होते हैं, इन्हें क्या कहते हैं? यूक्रोमेटिन कहते हैं। क्रोमेटिन जो अच्छे ढंग से बंधे रहते हैं या सघन तरीके से बंधे रहते हैं वो गहरे कलर के नजर आते हैं। जो मैंने क्लास में आपको परिभाषा बताई थी उसमें सघन शब्द यूज किया था, तो आप सघन शब्द भी लिखेंगे तो भी अच्छा है। ये दूसरी तरह की परिभाषा है, तो उसको क्या बोलेंगे? हेटेरोक्रोमेटिन बोलेंगे। या आप ऐसे लिख सकते हैं जो गहरे कलर के नजर आते हैं, जिनमें डीएनए की पैकिंग सघन होती है, उसे हम क्या कहते हैं? हेटेरोक्रोमेटिन। दो अंतर तो हो गए। तीसरा यूक्रोमेटिन जो होते हैं, यूक्रोमेटिन जो होते हैं वो हमेशा अभी अनुलेखन और अनुवादन में काम में आते हैं। पहले तो अनुलेखन ही होता है, तो डायरेक्टली मैं बोल दूं कि अनुलेखन में काम में आते हैं। जो अनुलेखन होता है, ट्रांसक्रिप्शन होता है, उसमें केवल यूक्रोमेटिन वाला हिस्सा ज्यादा काम में आता है, या हेटेरोक्रोमेटिन वाले ज्यादा काम नहीं आते, या ऐसे ही हो सकते नहीं आते। ठीक है, ये वाले हिस्से काम नहीं आते क्योंकि वो ज्यादा पैक है, इनको खोलना फिर करना बहुत माथा बोली। ठीक है, तो ये काम नहीं आते अनुलेखन में। अब इसी से एक बात आपको समझ में आई होगी जो हमने कल या परसों पढ़ी कि जो भाग अनुलेखित नहीं होता है उसे हम क्या कहते हैं? जंक डीएनए कहते हैं। और जंक डीएनए का ही भाग होते हैं सैटेलाइट डीएनए, ये भी याद है। तो सैटेलाइट डीएनए में भी मैंने आपसे कहा था या नहीं कहा था पता नहीं मुझे, कि सैटेलाइट डीएनए में ही हेटेरोक्रोमेटिन रहता है। जो सैटेलाइट डीएनए है वही जंक डीएनए है, और उसमें जो डीएनए पाया जाता है वो एक्चुअली में हेटेरोक्रोमेटिन प्रकार का डीएनए होता है, इसी वजह से वो अनुलेखन में भाग नहीं लेते। ठीक है, तो यहाँ हेटेरोक्रोमेटिन में बहुत सारे सैटेलाइट डीएनए या जंक डीएनए होते हैं। और एक मैंने और चीज बताई थी, क्रोमोसोम के ऊपर मैंने कहा था क्रोमोसोम के बिंदु पर, जिसको हम सेंट्रोमियर क्रोमोमियर कहते हैं, गुणसूत्र बिंदु, और सिरों पे भी सैटेलाइट डीएनए पाया जाता है, ये बताया था ना। ऐसे ही ये जो हेटेरोक्रोमेटिन होता है यहाँ पे भी सैटेलाइट डीएनए होते हैं। तो सैटेलाइट डीएनए और कुछ नहीं, हेटेरो टाइप के डीएनए है, हेटेरोक्रोमेटिन डीएनए हम ऐसा कह सकते हैं। ठीक है, और ये कैसे हैं? ये अनुलेखन में काम में आते हैं, ये अनुलेखन में काम नहीं आते। ठीक, आगे चलें। 3 4 अंदर हो गए, कितने हो गए? 3 हो गए। अब नेक्स्ट अंतर सुनो, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो आपको ध्यान में रखना है। क्या? बार बॉडी वाला पूरा चैप्टर चला गया। मैंने कहा था कि बार बॉडी चैप्टर 5 में कह दिया था कि बार बॉडी नीट के टॉपिक में आता है, और जब आप नीट के क्वेश्चन करेंगे तो अपने आप बार बॉडी में वहां पे समझा दूंगी, वहां पे जाके देखिए। लेकिन कोई देखने को तैयार ही नहीं है, सब बार बॉडी क्या होता है, बार बॉडी क्या होता है, बार बॉडी क्या होता है। सुनो, बार बॉडी समझा रहे हैं, देखने की तकलीफ ही नहीं करनी आपको, है ना। यूक्रोमेटिन और हेटेरोक्रोमेटिन के बने
आगे डीएनए, डीएनए दोनों से बना होता है, पहले ये पढ़ लो फिर बार बॉडी समझाती हूँ। यूक्रोमेटिन भाग आनुवंशिक दृष्टि से सक्रिय होता है, मतलब इसका अनुलेखन होता है, वही बात कहना चाह रहा है ये। तो एक और पॉइंट आप ऐड कर सकते हो कि यूक्रोमेटिन सक्रिय होता है, जबकि हेटेरोक्रोमेटिन आनुवंशिक दृष्टि से अक्रिय होता है, क्योंकि ये ना तो अनुलेखन करता है ना एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में कोई योगदान देता है। अच्छा, इसमें अगर आप प्रॉपर अंतर देखना चाहते हैं, मतलब वो टेबल फॉर्म में अंतर देखना चाहते हैं, तो कहां देखेंगे? लिखा हुआ, बता तो मैं रही हूं, मतलब लिखा हुआ कहां देखेंगे? लास्ट ईयर के जो चैप्टर नंबर 6 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का फोल्डर बना हुआ है, जिसमें सारे चैप्टर के तो नहीं है जो लास्ट ईयर करवाए थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के फोल्डर की बात कर रही हूं मैं, ठीक है? उस फोल्डर में चैप्टर नंबर 6 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसमें मैंने ये क्वेश्चन करवाया हुआ है हेटेरोक्रोमेटिन वाला। हां, इसमें या फिर आप किसमें देखोगे बताऊं मैं आपको, या फिर लास्ट ईयर के, मेरे को एक्चुअली कंफ्यूजन हो रहा है इसमें, या फिर लास्ट ईयर का जो चैप्टर नंबर 6 है उसका जो लास्ट लेक्चर है वो देख लेना। वैसे लास्ट लेक्चर में नहीं होगा, क्योंकि मैं लास्ट ईयर लेक्चर के एंड में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं करवाती थी, ठीक है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं मिलेगा आपको, तो वहां पे जाके देख लेना, वहां टेबल बनी हुई है दोनों, तो वहां पे जाके आप ले सकते हैं। समझा तो मैंने दिया है, वहां पे कुछ समझने का नहीं है, वहां पे टेबल मिल जाएगी आपको, समझाने की बात तो मैं अभी कर रही हूं। यूक्रोमेटिन में हेटेरोक्रोमेटिन की अपेक्षा जीन विनिमय की मात्रा अधिक होती है, ऑब्वियस सी बात है, जब यूक्रोमेटिन आनुवंशिक चीजों में भाग ले रहा है, मतलब उसका जीन विनिमय भी होगा, क्रॉसिंग ओवर भी होगा। हेटेरोक्रोमेटिन तो वैसे ही अक्रिय है, जंक डीएनए है, आनुवंशिकता में कोई योगदान ही नहीं है, तो जीन विनिमय क्या होगा? हक नहीं हो सकता, तो जीन विनिमय यूक्रोमेटिन में अधिक होता है। यूक्रोमेटिन के द्वारा डीएनए से आरएनए का अनुलेखन होता है, जबकि हेटेरोक्रोमेटिन में डीएनए से आरएनए प्राप्त नहीं होता, मतलब वही अनुलेखन नहीं होता। तो ये पैराग्राफ फॉर्म में लिखा हुआ है, टेबल फॉर्म में आपको चाहिए तो वहां पे जाइए, इधर, ठीक है? एड्रेस दे दिया मैंने, पहुंच जाना वहां पे, वहां मिल जाएगा, पीडीएफ देख लेना, है ना? मुझे समझ तो आपने लिया है। एक और चीज जो वहां पे लिखी हुई है, उस टेबल में लिखी हुई है, यहाँ पे नहीं लिखी हुई है, बार बॉडी के बारे में। ये जो यूक्रोमेटिन होता है उससे बार बॉडी में योगदान होता है, उसका बार बॉडी, बार का, इसको बार बॉडी कहते हैं। अरे बार बॉडी में योगदान नहीं होता है, उल्टा बोल रहा हूं, नहीं होता, ठीक है? कोई योगदान नहीं है इसका, जबकि हेटेरोक्रोमेटिन का बार बॉडी बनाने में योगदान है, बनाता है ऐसा नहीं बोला मैंने, हेल्प है भाई उसकी थोड़ी थोड़ी, बार बॉडी या बार का बनाता है। अब होती क्या है बार बॉडी, शॉर्ट में समझा रही हूं, बात को समझना क्या होती है। जो फीमेल्स होती है ह्यूमन में, फीमेल की सोमेटिक सेल, सोमेटिक सेल क्या होती है मैम? कायिक कोशिका, चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2, कायिक कोशिका जो हमारी नॉर्मल सेल है, जो हमारे जनन में सहायता नहीं करती। जनन सेल कौन सी है? जेनाइटल सेल्स कौन कौन सी होती है, जरा लिख के बताओ कमेंट सेक्शन में, बताओ। कायिक सेल तो बता रही मैं आपके, पूरे बॉडी में जो सेल है ना वो कायिक सेल है। जनन सेल किसको बोलते हैं? जेनाइटल सेल किसको बोलेंगे? एक दो नाम बताओ तुम, मैं देखूं कहां कितनी तैयारी चल रही है हमारे डॉक्टरों की। बेटा ऑफिस फोन कर लो प्रीतम, मुझे इस बारे में नहीं पता, मैं पहले भी बोल रही हूं, कोर्स, फीस, एप्लीकेशन, इनसे मेरा दूर दूर तक कोई वास्ता ही नहीं है। मैं अपनी क्लास लेती हूं, पढ़ाती हूं, टेस्ट लेती हूं, टेस्ट करती हूं, वो भी सिर्फ सब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव टेस्ट में मैंने आपसे कहा कई बार ऑब्जेक्टिव टेस्ट में गलतियां निकलती है, कोई गलत आंसर आ जाता है, तो मेरे को मत भड़का करो, मैं तो अपना टेस्ट बना के दे देती हूं। वो कंप्यूटर पे जो टाइप करते हैं, टीम टाइप करती है, उनसे कभी हो जाता है इधर उधर गलती, है ना, कोई आंसर गलत हो जाता है, तो भड़का मत करो, शांति रखा करो जीवन में। हां, एग, स्पर्म, जो भी अगुणित होती है, जो जनन करने में सहायक करी, द्विगुणित से बाद वाली अगुणित, तो वो जननांग सेल होती है, ठीक है? अब सोमेटिक सेल मतलब कोई भी सेल जिसमें पूरे के पूरे गुणसूत्र हो, 2n होती है, उसमें क्या होता है? फीमेल की बात कर रही हूं, 2n होती है, उसका अगर हम केंद्रक देखें, ये केंद्रक है, काफी बड़ा बनाया मैंने, लेकिन मुझे चीजें ऐसे बनानी है, चलो केंद्रक की बनाती हूं, मैं सेल बनाई नहीं, मैं केंद्रक बनाई हूं सीधा, सेल आप समझ रहे होंगे, है ना? इतने बड़े बच्चे हो गए कि भाई सेल नहीं बनाई है मैंने, सिर्फ केंद्रक बनाया है, सेल है लेकिन बनाई नहीं है। तो इसका जो केंद्रक है ना, इसमें क्या होता है? अब फीमेल है तो आपको पता है 2 एक्स क्रोमोसोम होंगे, सोमेटिक है तो क्या हुआ? एक्स क्रोमोसोम तो होंगे ना सब में, तो एक्स क्रोमोसोम होते हैं। अब इसमें क्या होता है? एक एक्स क्रोमोसोम इनएक्टिव हो जाता है, निष्क्रिय हो जाता है, और निष्क्रिय होकर केंद्रक की दीवार पे ऐसे चिपक जाता है। 2 एक्स क्रोमोसोम होते हैं, ये एक एक्स क्रोमोसोम बना दिया, एक क्या हुआ? एक दूसरा जो क्रोमोसोम है वो ऐसे दीवार पे चिपक जाता है, ऐसे होता है वो, लेकिन कुछ पार्ट या पूरा के पूरा निष्क्रिय होकर ऐसे केंद्रक की दीवार पे चिपक लेता है। तो जब हम इसको स्टेन करते हैं सेल को, या डीएनए को स्टेन करेंगे, मान लो इस पूरे क्रोमोसोम को स्टेन कर रहे हैं, सेल के गुणसूत्र को स्टेन कर रहे हैं, कर सकते हैं, मैंने 11 साल को मैंने कहा विभाजन बताया था, तब बताया था प्याज के अंदर विभाजन बताया था, तब आपको स्टेज बताई थी मध्यावस्था कि कैसे दिखते हैं गुणसूत्र, तो यहाँ पे चिपक जाते हैं। तो इस वाली चीज को, जो धब्बे सी चीज दिखती है, इसको बोलते हैं बार बॉडी, ये है बार बॉडी और कुछ नहीं है। अब कई बच्चों के दिमाग में खिचड़ी पकड़ी होगी कि मैम ये जब एक्स क्रोमोसोम इनएक्टिव हो जाता है तो उससे कोई नुकसान होता है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं होता, क्योंकि फीमेल के पास 2 एक्स क्रोमोसोम है, और ये सिर्फ सोमेटिक सेल में हो रहा है, ठीक है? एग में नहीं हो रहा है। कई बच्चे अपनी खोपड़ी वापस चलाएंगे, मैम फिर जब उसका निषेचन होगा तो उसके साथ गड़बड़ हो जाएगी। भाई बात चीज कायिक कोशिका की कर रहे हैं, जेनाइटल सेल में बार बॉडी नहीं मिलेगी, ठीक है? इसी में मिलती है, सोमेटिक सेल में। तो यहाँ पे एक्स जो होता है उसको कोई नुकसान नहीं होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपको पता है एक्स की 2 कॉपीज है इसके पास, जो गुणसूत्र इस वाले एक्स पे है वही गुणसूत्र दूसरे वाले एक्स पे भी है, तो भले ये काम नहीं कर रहा, निष्क्रिय हो गया, लेकिन एक तो है ना, उससे काम चल रहा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा फीमेल की बॉडी में, ठीक है? तो ये बार बॉडी होती है। तो यूक्रोमेटिन जो होते हैं वो बार बॉडी, उनसे बार बॉडी नहीं बनती, हेटेरोक्रोमेटिन से बनती है। और आपको समझ भी आ रहा होगा, देखो धब्बा सा कौन बनाएगा? धब्बे किसमें नजर आ रहे हैं? हेटेरोक्रोमेटिन में नजर आ रहे हैं, है ना? सघन कौन है? हेटेरोक्रोमेटिन है। तो यहाँ पे जो सघन सी चीज होगी वो हेटेरोक्रोमेटिन से बनेगी, ठीक? बात समझ में आई? आगे चले, चलो अब ये अंतर देखो, ये डीएनए के प्रकार है। एक और डीएनए होता है जिसको बोलते हैं सी डीएनए, इसके बारे में थोड़ी जानकारी ले लो। सी डीएनए क्या होता है? सी डीएनए को बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए, ये पढ़ेंगे हम आगे चैप्टर में। जब डीएनए से आरएनए बनता है, ठीक है, जब डीएनए से आरएनए बनता है तो कई बार, और उससे प्रोटीन नहीं बन रहा होता है, मान लो किसी अदर पर्पस की वजह से आरएनए बन रहा है, प्रोटीन नहीं बन रहा उससे, या एमआरएनए भी बन रहा है, तो कई बार उस डीएनए को या डीएनए से बनने वाले आरएनए को, या फिर एक और चीज सुनो कि एमआरएनए है, जो वायरसेस होते हैं, जो जिनमें भाई जेनेटिक मटेरियल जो होता है वो आरएनए होता है ना, तो उनमें क्या होता है? आरएनए से पहले क्या बनता है? डीएनए बनता है ना, फिर डीएनए से वापस आरएनए बनता है। तो जब ये आरएनए से ये वाला डीएनए बनता है, ऐसा वाला डीएनए जो कि रियल में डीएनए नहीं होता, आरएनए से बना होता है, उसको हम कई बार क्या बोल देते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए या सी डीएनए कहते हैं। एक तो ये भी सी डीएनए है। इसी तरह डीएनए से जब आरएनए बनता है, जो कि एमआरएनए नहीं हो, है ना, आरएनए तो बहुत प्रकार के होते हैं, कोई बन रहा है जिससे कोई प्रोटीन नहीं बन रहा, ऐसे आरएनए बन रहा है किसी और अदर पर्पस से नियंत्रण करने के लिए, किसी वजह से, तो उसको भी कई बार सी डीएनए कहते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री, क्योंकि इसका कॉम्प्लीमेंट्री है ना, कॉम्प्लीमेंट्री मतलब पूरक है, इसी से बना है तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री होता है आरएनए, तो इसीलिए इसको कई बार सी डीएनए या कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए कहते हैं। और ये हम इसके काम की बातें, मतलब ये कहां काम आता है, ये बाद में बात करेंगे चैप्टर नंबर 12 के अंदर। अभी इनकी बातें कर लो। यहाँ पे 4 प्रकार के डीएनए दे रखे हैं, ए डीएनए, बी डीएनए, सी डीएनए की बात हमने कर ली, डी डीएनए, और फिर हम सीधा जेड पे पहुंच गए, उसके बीच में कोई एबीसीडी नहीं आती है, ठीक है? तो हम सीधा जेड पे पहुंच गए। अब पहले
पहली और सबसे इंपॉर्टेंट बात अभी सुन लो ताकि कोई आपका दिमाग ज्यादा दौड़े नहीं। बी डीएनए जो है ना, यही वो डीएनए है या यही वो डीएनए मॉडल है जो वाटसन क्रिक ने दिया। तो वाटसन क्रिक में जितनी भी बातें हमने पढ़ी थी वो सब बी डीएनए के बारे में थी, और हमें जनरली बी डीएनए ही पाया जाता है। तभी हमें पढ़ाया, वरना बाकी के पढ़ाते कोई हमें पाया जाता था। हमें बी डीएनए ही होता है, और वाटसन क्रिक ने भी सबसे कॉमन यानी सबसे पाया जाने वाला डीएनए क्योंकि बी डीएनए होता है, तो उसी का मॉडल दिया था। और वो जो बातें वहां पे हमने पढ़ी थी वो यहाँ सारी लिखी हुई है अगर आप मैच करोगे। बाकी डीएनए है वो थोड़े थोड़े चेंजेबल होते हैं, वो किसी बैक्टीरिया में मिल रहा है या डीएनए में कोई चेंज हो जाने की वजह से मिलता है, ऐसी सिचुएशन में मिलते हैं। लेकिन सबसे कॉमन जो डीएनए है वो कौन सा है? बी डीएनए। अब देखो अंदर सबसे पहले कॉइलिंग की बात करते हैं। डीएनए ऐसे कॉइल होता है सीढ़ी की तरह। तो दक्षिणावर्त और वामावर्त समझाया था आपको कि हमारा जो बी डीएनए है वो कैसे राइट हैंडेड घूमता है ना। राइट हैंडेड बताया था ना कि वो दक्षिणावर्त घूमन करता है, यानी इसकी कॉइलिंग जो है वो कैसी है? दक्षिणावर्त। तो ये दक्षिणावर्त घूम रहा है, ये भी दक्षिणावर्त, क्योंकि बी डीएनए में तो दक्षिणावर्त ही बोला था, ये भी दक्षिणावर्त घूम रहा है। केवल जेड डीएनए ऐसा डीएनए है जो वामावर्त घूमता है, ठीक है, लेफ्ट हैंडेड घूम रहा है। लेफ्ट हैंडेड मतलब ऐसे ऐसे घूम रहा है, लेफ्ट हैंडेड मतलब डीएनए तो ऐसा होता है, तो इस तरह से। बाकी सारे कैसे घूम रहे हैं? इस तरह से घूम रहे हैं, राइट हैंडेड, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखनी है, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है कि निम्न में से जेड डीएनए का गुणन होता है, तो सारे दक्षिणावर्त एक ही अलग है, जेड डीएनए वामावर्त, ठीक है। दूसरा है चूड़ी अंतराल। चूड़ी अंतराल क्या पढ़ाया था आपको? पिच कितनी होती है। क्या है ये पिच? कि डीएनए का थोड़ा सा मैं यहाँ पे बना दूं बीच में ही कहीं ताकि आपको समझ में आए। ये डीएनए बनाया था ऐसा कुछ, तो हमने कहा था कि डीएनए का एक टर्न, एक घूर्णन है ना, ऐसा समझाया था ना मैंने कि मान लो ये डीएनए है घुमावदार सीढ़ी की तरह है। तो अगर आप फर्स्ट सीढ़ी पे खड़े हैं, जिस भी सीढ़ी पे खड़े हैं आप उसको फर्स्ट मान रहे हैं, तो आपके ऊपर जस्ट जो सीढ़ी आ रही है वो आपका क्या हो गया? एक टर्न हो गया सीढ़ी का। ऐसे डीएनए में होता है। अगर आप किसी बेस को, किसी नाइट्रोजनिक बेस को, जैसे एटीपीसी, किसी भी बेस को एक बार फिक्स कर ले कि ये वाला बेस भी है, तो इसका एक पूरा टर्न जब इसी के ऊपर कोई दूसरा बेस आएगा सीढ़ी की तरह है ना, सीढ़ी ऐसे आ रही है, आप एक सीढ़ी पे खड़े हैं, आपके जस्ट ऊपर जब सीढ़ी आ जाएगी, सीढ़ी के ऊपर सीढ़ी आ जाएगी, तो बीच में कितनी सीढ़ी आ गई या कितना टर्न आया, कितना घुमा वो, उसको क्या बोलते हैं? चूड़ी अंतराल या टर्न कहते हैं। हमने क्लास में टर्न पढ़ा था, घूर्णन। तो घूर्णन कितना है? ए वाले का 28 डिग्री एंगस्ट्रॉम है, ठीक है, और बी वाले का 34 जो क्लास में बताया था, क्योंकि ये वही डाटा है जो हमने क्लास में पढ़ा, 34 एंगस्ट्रॉम बताया था इसको, ठीक है। यहाँ पे डी का कंफर्म नहीं है, ये कभी भी कैसे भी घूम लेता है, मतलब इसकी फिक्सेशन नहीं है, इसलिए यहाँ पे डैश कर रखा है। हो सकता है किसी बुक में आपको 19 डिग्री 20 डिग्री दे रखा हो, 12 डिग्री दे रखा है कहीं, लेकिन नहीं है फिक्स। और जेड डीएनए का 45 एंगस्ट्रॉम। फिर से मैं एक बात बोलूंगी कि ये वाली बातें तो सारी फिक्स है क्योंकि वाटसन एंड क्रिक के मॉडल में आई हुई है। इसके अलावा जो बाकी का डाटा आपको दिख रहा है वो अपनी बुक का अपना अधिकार वाला चीज चल रही है। कोई बुक कहती है 12 डिग्री, कोई कहती है 19 डिग्री, सबका अपना अपना लॉजिक चल रहा है, ठीक है। लेकिन जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ कि मैं आपको जो पढ़ाती हूँ वो ऑथेंटिक पढ़ाती हूँ, नीट के हिसाब से पढ़ाती हूँ, जो अच्छी बुक्स होती हैं उनके हिसाब से आपको पढ़ाती हूँ, तो थोड़ा सा भरोसा रखें। फिर है शार्क ट्यूब। शार्क ट्यूब में क्या है कि जो एक टर्न होता है उसमें कितने जोड़ी पेयर्स आते हैं, है ना, यही थे शार्क ट्यूब में कि एक टर्न में कितने जोड़ी शार्क ट्यूब में बीच में आते हैं। तो बी डीएनए में कितने होते हैं? 10। ये 10 तो वाटसन क्रिक में बताया हुआ है। एक मैंने बुक देखी थी, नीट की थी वो बुक, लेकिन उसमें ऐसे दे रखा था 10, 10.6, और ये मैंने आपको क्लास में कहा भी था कि नॉर्मली अगर हमसे पूछा जाए तो हम 10 ही आंसर देंगे, ठीक है। लेकिन कई बार रेयर केस में कोई 11 आ गया, लेकिन 12 नहीं आएगा, ठीक है, 11 आया, तो इसीलिए क्योंकि हमने ये जो निकाला था 10 वो कैसे निकाला था आपको याद है? 0.34 से मल्टीप्लाई करा था, फिर हमने कहा था 10 होते हैं, फिर हमने 2 की बीच की दूरी निकाली थी, तो उसमें कई बार पॉइंट में वैल्यू आ जाती है, तो इसीलिए 10 से 10.6 लिखा हुआ है। लेकिन आप 10 याद रखें, अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है तो भी 10 ही करना है आपको। एक बच्चे ने आज ही मेरे को एक डाउट ग्रुप में डाला है, कह रहा है मैम हमारी बुक में 9 दे रखा है, जब मैंने क्लास में 10 बताया है, एनसीईआरटी में 10 दे रखा है, तो वो बुक कौन होती है 9 करने वाली? 9 है ही नहीं, 10 ही आंसर है इसका, ठीक है। अब वो बुक में मिस्टेक। आगे चले, डी डीएनए में 8 है। अब वो 9 क्यों दे रखा होगा? वो इनके हिसाब से दे रखा है, उसने कोई डीएनए पढ़ लिया होगा और 9 दे दिया। लेकिन जैसे मैंने कहा हमें तो वाटसन क्रिक के मॉडल के हिसाब से आंसर देने सारे। हमें अगर डीएनए के बारे में कोई भी चीज पूछता है तो वो बी डीएनए की ही है, या हमें मान के चलना है वाटसन क्रिक की है, और वाटसन क्रिक के मॉडल में सभी जगह पे 10 ही लिखा हुआ है। कोई बुक में प्रिंटिंग मिस्टेक हो तो बात अलग है, बाकी 10 लिखा हुआ है। तो 10 शार आते हैं। यहाँ पे कितने आ रहे हैं? ए वाले में 11, यहाँ पे कितने आते हैं? 8 ही आते हैं, क्योंकि छोटा भी एंगल है ना, बदलता भी रहता है। यहाँ पे 45, यहाँ पे 12 आ रहे हैं, मतलब 12 नाइट्रोजनिक बेस आ रहे हैं बीच के अंदर एक टर्न के अंदर, ठीक। आगे व्यास कितना है? व्यास क्या बताया था? यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी होती है? बी डीएनए में 20 एंगस्ट्रॉम होती है, ये रही, ठीक है। इसी को और कैसे पूछ सकता है? इसी को ऐसे पूछ सकता है डीएनए के दो रज्जुकों में कितनी दूरी है, तो भाई यहाँ पे 20 है, यहाँ पे 20 होगी, सब जगह 20 है, क्योंकि ये तो पैरेलल चल रहा है ना, एंटी पैरेलल है दोनों। तो अगर आपसे ये पूछ ले कि डीएनए के दोनों रज्जुकों में दूरी कितनी है, तो भी वो 20 एंगस्ट्रॉम ही रहेगी, क्योंकि ये व्यास का वही मतलब है, इसके और इसके बीच की दूरी बता रहा है, और ये तो पैरेलल चल रहे हैं, तो बात खत्म। 20 एंगस्ट्रॉम, इसमें 23 एंगस्ट्रॉम होती है, इसका नहीं पता, चेंज होती रहती है, इसके 18, ठीक है। आगे चलो, शर्करा फॉस्फेट रज्जुका का स्वरूप कैसा होता है कि पेंटो शुगर है, फिर फॉस्फेट है, फिर पेंटो शुगर है, फिर फॉस्फेट है, ऐसे जुड़ता है। बैकबोन जो बनी होती है ये वाली, उसमें क्या होता है? पेंटो शुगर फॉस्फेट, पेंटो शुगर फॉस्फेट, और बीच में नाइट्रोजनिक क्षार। यहाँ पे नियमित होता है, मतलब ऐसा ही रहेगा, यहाँ पे भी नियमित रहता है, यहाँ पे भी नियमित रहता है, यहाँ पे टेढ़ा मेढ़ा है। अब टेढ़ा मेढ़ा कैसे? जैसे मान लो यहाँ पे पेंटो शुगर है, टेढ़ा मेढ़ा से क्या मतलब है? टेढ़ा मेढ़ा से ऐसे मान लो यहाँ पे पेंटो शुगर है ना, और यहाँ पे फॉस्फेट है, फिर पेंटो शुगर ऐसे चली गई, फिर फॉस्फेट ऐसे आ गया, फिर पेंटो शुगर ऐसे चली गई, ऐसे टेढ़ापन है यहाँ पे चीजों में, है ना। मतलब ये जो लाइन बन रही है ऐसी सीधी नहीं बन रही, जैसे कि नॉर्मल डीएनए की बन रही है, अगर लाइन से समझना चाहते हो, ऐसी सीधी नहीं बन रही, कैसे बन रही है? टेढ़ी मेढ़ी बन रही है। तभी तो देखो एंगल में भी फर्क है, 45 डिग्री का एंगल आ रहा है एक सर्कल, क्योंकि भाई टेढ़ापन है, ये एकदम सीधी की तरह पैरेलल नहीं चल रहा है ना, ये ऐसे टेढ़े, कहीं ज्यादा कहीं कम, ऐसे ऐसे कुछ ऐसे अजीब से, इसीलिए इनमें फर्क भी आ रहा है। 45 है, यहाँ पे 34 है, या 12 है, तो छोटा बड़ा हो रखा है, तो टेढ़ी मेढ़ी चीजें नियमित नहीं है। शर्करा फॉस्फेट का जो रज्जु समूह है। आगे चले, इतनी बात समझ में आई? बेटा मेरे पास कोई एक बुक हो तो मैं उसका नाम भी बता दूं, मेरे पास बहुत सारी बुक है। मेरे पास, मैं जब स्कूल में पढ़ा करती थी, जब मैं 11th 12th पढ़ा करती थी, तब की भी बुक पढ़ी हुई है। मेरी बुक तो छोड़ दो, अलमारी बड़ी पड़ी है। चलो आगे चल रहे हैं, हम ले जाए सब। अब बात करते हैं आरएनए की। आरएनए के प्रकार थोड़े थोड़े मैंने बताए थे क्लास के अंदर, है ना, उसी का अंतर है आज, क्योंकि इस पे क्वेश्चन, वो वाला क्वेश्चन तो आ चुका है,
है एमपी बोर्ड के मॉडल पेपर में, ठीक है, तो उसको तो इंपॉर्टेंट लगाना ही है, इसको भी देख लो, क्या पता ये भी आ जाए, और नीट के हिसाब से तो है। देखो जरा, सबसे पहले यहाँ पे लक्षण दे रखे हैं, क्या क्या चीजें हम बात करेंगे, यहाँ पे नाम दे रखे हैं, सबसे पहला है एमआरएनए, मैसेंजर आरएनए मतलब एमआरएनए की बात करते हैं। फिर है यहाँ पे एमआरएनए, इधर टीआरएनए अभिगमन लिखा है, इसी को स्थानांतरण आरएनए भी कहते हैं, इसी को विलयशील आरएनए भी कहते हैं, बहुत सारे नाम है, ठीक है। टीआरएनए तो अभिगमन देख के घबरा मत जाना कि ये क्या गया। राइबोसोम का पता ही है, आरआरएनए, ठीक है, जो राइबोसोम में पाया जाता है। तो सबसे पहले स्थिति की बात करते हैं, लेकिन स्थिति से पहले एक बात जो मैंने आपको क्लास में बताई थी कि कोई भी प्रकार का आरएनए हो, कहीं भी मिलता हो, बनता वो केंद्रक में ही है, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। केंद्रक से बनके ही सब बाहर जाते हैं, फिर अपनी अपनी जगह ढूंढ लेते हैं जिसको जा रहना है, ठीक है। तो सबसे पहला संदेशवाहक यानी एमआरएनए, एमआरएनए बनता केंद्रक में है, डीएनए में रहता भी है, लेकिन जब उसको अनुवादन करना होता है, मतलब कि ट्रांसक्रिप्शन या ट्रांसलेशन करना होता है, तो उसको बाहर जाना पड़ता है। हम बाहर लेके आए थे ना केंद्र से, हमने कहा था एचएनआरएनए, फिर उसकी एक पूंछ जोड़ेंगे, एक कैप लगाएंगे उसको, फिर बाहर लेके आएंगे यूकेरियोट में। कोशिका द्रव में राइबोसोम से जुड़े हुए पाए जाते हैं, ठीक है। कब? जब अनुलेखन होगा, अनुवादन, सॉरी अनुलेखन तो हो चुका है, उससे पहले कहाँ मिलेंगे ये केंद्रक में, तो ये चीज ऐड कर देना यहाँ पे ताकि आप कंफ्यूज नहीं हो। केंद्रक में मिलते हैं, लेकिन जब अनुवादन होगा तो ये राइबोसोम से जुड़े हुए मिलेंगे, ठीक है। कोशिका द्रव में स्वतंत्र रूप से भी मिलते हैं और राइबोसोम के अंदर भी मिलते हैं, लेकिन ज्यादातर मात्रा इनकी कहाँ पे मिलेगी? राइबोसोम, ठीक है। और ये कहाँ पाए जाते हैं? ये तो पूरे के पूरे राइबोसोम में। ये कहाँ मिलेंगे? टीआरएनए सबसे ज्यादा कोशिका द्रव में, राइबोसोम नहीं, सबसे ज्यादा कोशिका द्रव में है ना, तैरते रहते हैं, स्विमिंग करते हैं और अमीनो एसिड को ढूंढ के लाते हैं। ये कहाँ मिल रहे हैं? राइबोसोम के अंदर। बनते सब कहाँ है? क्योंकि ये सभी डीएनए से बनेंगे और डीएनए तो केंद्र से बाहर आएगा नहीं, तो वहाँ पे बनने के लिए जाना पड़ेगा। अणुओं की आकृति कैसी होती है? कुछ को छोड़कर रेखित होते हैं, रेखित मतलब सिंपल ऐसे। एमआरएनए हमने ऐसा ही बनाया हमेशा धागे जैसा, ठीक है। कुछ एक दो होंगे जो थोड़े से कॉइल हो सकते हैं, लेकिन ज्यादातर एमआरएनए कैसे होते हैं? सिंगल स्टैंडर्ड, पतले, सिंपल, रेखित। क्लोवर लीफ का मॉडल बताया था। टीआरएनए कैसा होता है? ऐसा कुछ ऐसा बनाया था टीआरएनए और कहा था इसका जो मॉडल है वो कौन सा है? क्लोवर लीफ के मॉडल की तरह होते हैं टीआरएनए। ये कैसे होते हैं? अति कुंडलित होते हैं, मतलब बहुत कॉइलिंग है इसमें, ऐसे ज्यादा ही कॉइल है राइबोसोम के अंदर, ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा कुंडलित या बलित है। आगे देखो इनका लक्षण क्या है? संदेश वाहक है, ये मैसेंजर है, ये क्या करते हैं? ये अनुलेखन करते हैं और डीएनए की सूचनाओं को कहां पर पहुंचाते हैं? अनुवादन में पहुंचाते हैं ना, एमआरएनए बनके पहुंचाता है। तो ये क्या करते हैं? ये प्रोटीन के अनुवादन की सूचनाओं को डीएनए से प्राप्त करके कोशिका द्रव्य में आकर प्रोटीन संश्लेषण में सहायक होते हैं। ये क्या करते हैं? कोशिका द्रव्य में अमीनो अम्लों को एमआरएनए के कोडोन के अनुरूप पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला में पहुंचाते हैं, ठीक है। कोशिका द्रव्य से अमीनो एसिड को ढूंढ लाएंगे, एमआरएनए पे चिपकाएंगे जहां पे राइबोसोम भी लगा हुआ है और अनुवादन करेंगे। आरआरएनए क्या करता है? राइबोसोम का निर्माण करता है। ये तो है ही, एक और चीज मैंने बताई थी कि जो पेप्टाइड बॉन्ड होते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड राइबोसोम बनाता है, ये बात ध्यान रखना। और इसमें एक एंजाइम होता है पॉलीपेप्टाइड सिंथेसिस। जब एनसीईआरटी क्वेश्चन करोगे वहां पे एक क्वेश्चन है आरआरएनए के राइबोसोम के दो काम बताने हैं, ठीक है, उसमें लिखा हुआ है उस एंजाइम का नाम, तो वहां से लिख लेना। पेप्टाइड बॉन्ड बनाने में भी राइबोसोम की हेल्प होती है और उसमें भी आरआरएनए जो होता है वो काम में आता है। पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड किससे बनते हैं? राइबोसोम से बनते हैं, उसमें हेल्प होती है क्योंकि उसके एंजाइम राइबोसोम के अंदर ही है, ठीक है। परसेंटेज पहले भी बताया था और कहा भी था कि परसेंटेज में आपको थोड़ा थोड़ा वेरिएशन बुक बाय बुक मिल सकता है, क्लास में बोल दिया था। कोशिका में प्रतिशत मात्रा कितनी है? जो हमारे एमआरएनए है वो सबसे कम है 5%, ठीक है। ये जो है वो 15% है टीआरएनए, और सबसे ज्यादा कौन से है? 80%। कई बच्चे कंफ्यूज हो रहे थे, फिर से बोल रही हूँ, आरआरएनए यानी राइबोसोम आरएनए ही सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, ठीक है, 70 से 80%। बुक क्लास में मैंने 70 से 80% लिखा हुआ है, लेकिन मैंने कहा है वो इसलिए क्योंकि वेरिएशन मिल रहे हैं सारी बुक्स के अंदर, बाकी वैसे ये फिक्स है ये वाली चीज, ठीक है। ठीक है, बात को समझे? क्लास में मैं जिनको पता चली उनको तो ठीक है, कुछ ने अपने कॉमन सेंस का यूज कर लिया बाद में, इसलिए उन्होंने नहीं पूछा। कुछ ने पूछा मुझे, तो फिर से बता देती हूँ कि 80% मिलता है। वो स्टार्टिंग में मेरे साथ हुआ है कि वो तीन नाम लिखे होते, मुझे लगा इधर आरआरएनए, इसलिए मैंने इधर 78 लिख दिया, जबकि आरआरएनए 78 होता है, मैंने टी में लिख दिया था। लेकिन बाद में ऑब्वियसली वहां पे एक लाइन आ गई थी कि आरआरएनए सर्वाधिक होता है, तो फिर कंफ्यूजन की बात ही नहीं थी, वो समझने की बात थी कि गलत लिख दिया मैंने, ठीक है। आरआरएनए सबसे ज्यादा होता है। चलो आगे, आगे क्या है? कुछ नहीं, क्वेश्चन है जो आप देख लो। ये क्योंकि आज यूट्यूब तो है नहीं, एप्लीकेशन है, लेकिन क्योंकि मैंने आपको सीडीएनए समझाया है तो उसी का एक क्वेश्चन आया हुआ है, उसको ध्यान से देख लो। कुछ विषाणुओं में डीएनए का संश्लेषण आरएनए टेम्पलेट पर होता है, इस प्रकार के डीएनए को क्या कहते हैं? दे दोगे जवाब? कुछ गलत इसमें है ना? दे दोगे ना जवाब? दो तो देखो, मैं कई बच्चे सो भी रहे होते क्लास में, दो तो इसका जवाब। टाइम हो गया, बता टाइम की कितनी चिंता होती है? कहाँ टाइम हो गया? तो 7 सवा 7 हुई है, कौन सी दुनिया में जा रहे हो प्रीतम? टाइम हो गया मैम को, मेरे पास घड़ी है बेटा। यार मैंने कहा ना मेरे को नहीं पता लैपटॉप पे क्यों नहीं चलती है, ये सब ऑफिस में पूछो। कुछ बच्चे सी कह रहे हैं, तो सी वालों को बहुत बहुत बधाई कि वो गलत है। डी आंसर है, अभी तो समझाया कि आरएनए से जो डीएनए बनता है उसको सीडीएनए कह देते हैं, है ना? अभी तो समझाया ना, देखना जाके पीछे। कुछ बी भी कह रहे हैं, बहुत बढ़िया। कौन है ये? नया टोला बिचली मलाई बड़ा पटना, नाम में उलझे रोज, पढ़ाई मत करो। सी वाले भी हैं, बी वाले भी हैं। कैसे बच्चे वो हैं? अभी पढ़ाया, अभी पता नहीं, क्लास में सोते रहते हो सबके सब। सीडीएनए पीछे जाकर देखना। हाँ, संडे को चैप्टर का टेस्ट है, इस संडे अगले संडे, अभी बोलूंगी नेक्स्ट संडे, आधे बच्चे यही देर हो जाएंगे। नेक्स्ट संडे बहुत टाइम है, 10 दिन है, अच्छे से पढ़ना। ऑब्जेक्टिव में ले चुकी थी, मैंने एक वीडियो डाला हुआ है, लेकिन वही कई बच्चे सोए रहते हैं ना, इसलिए क्लास में बोल रही हूँ कि ऑब्जेक्टिव टेस्ट हमने ले लिया था और ऑब्जेक्टिव के पर्पस आपके पास बहुत सारे हैं, एमसीक्यू है ना, और प्रैक्टिस क्वेश्चन है, नीट के क्वेश्चन है, टेस्ट है, और एक ले भी लिया हमने, तो ऑब्जेक्टिव तो बनवा रहे हैं आपके पास। सब्जेक्टिव थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आता है, तो सब्जेक्टिव टेस्ट की तैयारी अच्छे से करें। ऑब्जेक्टिव हम एक ले चुके हैं, दोबारा नहीं लेंगे, ठीक है, सीधा सब्जेक्टिव लेंगे ताकि आपको पूरा पूरा टाइम मिले। नेक्स्ट संडे होगा, अभी से बता देती हूँ, तैयारी कर लेना सब्जेक्टिव टेस्ट की, चैप्टर नंबर 6 की। कान आँख नाक सब खुले। चले क्लास खत्म करें? अच्छा तो हम चलते हैं, तो फिर कब मिलोगे? कल, कल मिलेंगे हम, ठीक है। और मंडे को शायद मीटिंग रखेंगे ताकि एक दिन का टाइम मिल जाए, और फिर ट्यूसडे से नया चैप्टर शुरू करेंगे, चैप्टर नंबर 7 जो कि एप्लीकेशन पर चलेगा। बाय सभी को।